हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या है। तो संसद टीवी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर हैकर्स ने अटैक किया और अकाउंट को हैक कर लिया। यूट्यूब चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया है, तो इस पर डिटेल बात करेंगे। टाटा ने एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया है। कनाडा में 52 साल के इतिहास में पहली बार इमरजेंसी लागू की गई है। बहुत ही स्थिति चरमरा गई वहाँ पर। क्या मामला है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी हुआ है, तो भारत की रैंकिंग क्या है, कौन है टॉप 10 में। एनसीआरबी उसकी रिपोर्ट के अनुसार पूरे साल में दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मौत हुई है और अवार्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा भी और भी टॉपिक है, सब पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले सवाल आपसे। आज सवाल आपसे है कि यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसके नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं। इसमें से जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसका आंसर इस वीडियो के आखिरी हिस्से में दूंगा। तो शुरू करते हैं और सबसे पहला टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं लिया, टॉपिक है इंपॉर्टेंट। संसद टीवी का यूट्यूब चैनल हैक हो गया है और गूगल ने चैनल को टर्मिनेट कर दिया। हुआ क्या है, तो हैकर्स ने अकाउंट को हैक किया पहले और संसद टीवी के यूट्यूब चैनल का नाम बदलकर इथेरियम रख दिया। इथेरियम क्या है, तो इथेरियम क्रिप्टो करेंसी एक है, ओके, बिटकॉइन की तरह। तो इसी के नाम पर रख दिया। और ये घटना कब हुई, तो 14-15 फरवरी की रात को ही 1 बजे, यानी कहेंगे 15 फरवरी के 1 AM पर अनऑथराइज्ड एक्टिविटी की गई, लाइव स्ट्रीमिंग की गई। और इसके बारे में संसद टीवी के ज्वाइंट सेक्रेटरी उन्होंने इसके बारे में डिटेल में प्रेस नोट भी जारी किया। उनका ये कहना है कि हैकर्स ने चैनल का नाम बदला, लाइव स्ट्रीमिंग की, उसकी वजह से यूट्यूब ने इस चैनल को बैन कर दिया है, बंद कर दिया। और सरकार को इसकी सूचना किसने दी, तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है गवर्नमेंट की, उसी ने अलर्ट जारी किया और तब सरकार को इसके बारे में सूचना मिली। तो ये टीम चैनल को फिर से एक्टिव करने के लिए काम कर रही है, यूट्यूब के साथ बातचीत कर रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लगातार सरकार के अलग अलग अकाउंट्स जो है ना वो हैक हो रहे हैं। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है पीएमओ का, उसे हैक कर लिया गया था और उस दौरान हैकर्स ने क्रिप्टो करेंसी को लागू करने की बात कह दी थी, फर्जी बात कर दी थी। हालांकि कुछ देर बाद पीएमओ इस मामले में एक्टिव हुआ और फिर ट्विटर हैंडल का एक्सेस वापस मिला, तब जो गलत ट्वीट था उसको डिलीट कर दिया गया था। ओके, यूट्यूब जो है वो उसकी कई सारे नियम कानून है, उसकी अपनी पॉलिसी है, कम्युनिटी गाइडलाइंस, सर्विस कंडीशन, कॉपीराइट और गूगल एडसेंस के प्रोग्राम, उन सब पॉलिसीज़ को मानना होता है। तो जब हैकिंग हुई तो सब पॉलिसीज़ जो है वो हवा हो गई, क्योंकि हैकर्स ने अपना ही सब कुछ लाइव स्ट्रीमिंग कर दिया था। तो इस वजह से एक बड़ी घटना देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है। इसका आंसर बताते हैं, उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ की जो वेबसाइट है sarkarijobnews.com, उसका मेंबरशिप ऑन है, चल रहा है। आप मेंबरशिप ले सकते हैं, बहुत मामूली रकम है उसके थ्रू। इससे आपको एक्सेस मिल जाता है फ्री में करंट अफेयर्स पीडीएफ का, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, पिछले कई पीडीएफ भी मिल जाते हैं पिछले सालों के। इसके अलावा फ्री में वीकली मॉक टेस्ट होता है, संडे को हुआ है और नेक्स्ट संडे को भी मॉक टेस्ट होने वाला है, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, आपके टेस्ट हो जाते हैं इसके थ्रू। इसके अलावा फ्री में एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी दिया जा रहा है, ताकि करंट अफेयर्स के अलावा जो भी और सब्जेक्ट हैं उन सब की तैयारी आपकी हो सके। इसके अलावा 40% डिस्काउंट है बुक्स पर, प्रिंट और फ्री शिपिंग है sarkarijobnews.com की वेबसाइट पर। तो कई सारे लाभ हैं और बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया है। अगर आपने नहीं लिया है तो देख सकते हो, ओके। और अब तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल है, पिछले साल का भी करंट अफेयर्स है, उसका बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे, sarkarijobnews.com पे भी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मैंने लिया था, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है। तो इसका आंसर होगा इल्कर आयसी, ठीक है। न्यू सीईओ अपॉइंट कर दिया है टाटा ने।
टाटा सन्स की मीटिंग हुई है और उसी के बाद ये तुर्किश एयरलाइन के चेयरमैन रह चुके हैं इल्कर आयसी। 1 अप्रैल से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और किसकी जगह लेंगे वो? तो अभी हैं विक्रम देवदत्त, सीईओ और एमडी, आईएएस ऑफिसर हैं, तो उनकी जगह ही लेंगे। ओके, 14 फरवरी को टाटा सन्स की बैठक हुई, उसके जो चेयरपर्सन हैं एन चंद्रशेखरन, उनकी अध्यक्षता में, उसी के बाद ये फैसला हुआ है। ओके, इससे पहले सरकार के प्रतिनिधि थे एमडी और सीईओ, लेकिन अब चूँकि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को अपने हाथ में ले लिया है, पूरी उसकी ऑनरशिप, तो अब टाटा ग्रुप ने एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। ओके, इनके बारे में बताऊं, आईएससी के बारे में, इनका जन्म हुआ था 1971 में इस्तांबुल में और अप्रैल 2015 से जनवरी 2022 तक, यानी पिछले महीने तक वो तुर्किश एयरलाइन के चेयरमैन रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जारी हुई अभी हाल ही में, तो उसमें भारत की रैंकिंग बताएं, क्या है रैंकिंग? आंसर होगा 46। ओके, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कहते हैं और वो ब्रिटेन में स्थित यानी लंदन में स्थित एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी के द्वारा ये जारी होता है हर साल और काफ़ी प्रमुखता से इसको सरकारें लेती हैं और मीडिया में भी छपता है। तो ये है पूरी रिपोर्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 और इस बार इसमें खासतौर पे चाइनीज़ जो चैलेंजेज हैं डेमोक्रेसी पर, उस पर काफ़ी रेखांकित किया गया है। तो अब देख लेते हैं कि टॉप 10 डेमोक्रेसी कौन कौन सी है। तो नंबर 1 पे है नॉर्वे, सेकंड पे है न्यूजीलैंड, थर्ड पे है फिनलैंड, फोर्थ पे है स्वीडन, फिफ्थ पे आइसलैंड है, सिक्स पे डेनमार्क, सेवन्थ पे है आयरलैंड, एट्थ पे कौन है? ताइवान है, नाइन्थ पे ऑस्ट्रेलिया है और नाइन्थ पे ही है स्विट्जरलैंड। इन दोनों को सेम रैंक मिला है। ओके, और इंडिया के क्या स्थान है? तो 46, इंडिया 46 पोजीशन पे है। ओके, अच्छा, भारत के कुछ पिछले आंकड़े भी देख लेते हैं। तो अब देख रहे हैं, अभी तो 46 रैंक है और स्कोर है 6.9 आउट ऑफ 10। पिछले साल यानी 2020 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 53 रैंक था और 6.61 स्कोर था। 2019 में 51 रैंक थी और 6.9 स्कोर था। तो थोड़ा हम बेहतर हुए हैं पिछली स्थिति से। ओके, तो ये रिपोर्ट सामने आई है। अब पड़ोसी देश का भी देख लेते हैं, भारत के पड़ोसी देश की क्या स्थिति है। तो म्यांमार, उसकी स्थिति है 166। अभी आपको पता है वहाँ पर सैन्य शासन है और सेना का प्रमुख खुद को उसने राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर सब घोषित कर दिया है। चीन का स्थान 148 है, पाकिस्तान का 104 है, नेपाल का 101 है, भूटान का 81 है, बांग्लादेश का 74 है, श्रीलंका का 67 है और मालदीव का 69। तो ये पड़ोसी देश हैं ये सब। रैंकिंग जो है वो 5 बातों के आधार पर होती है। चुनाव प्रक्रिया उस देश की कैसी है, सरकार की कार्यप्रणाली कैसी है, राजनीतिक भागीदारी कैसी है, राजनीतिक संस्कृति कैसी है और नागरिकों की स्वतंत्रता कैसी है। ओके, और 4 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है: पूर्ण लोकतंत्र, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, हाइब्रिड लोकतंत्र और सत्तावादी शासन। तो भारत जो है वो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में इसको रखा गया है, क्योंकि स्थान जो है वो कौन सा है? तो 46 रैंक है। अब देख लेते हैं कि सबसे खराब स्थिति किन देशों की है। लोकतंत्र की बात हो रही है, लोकतंत्र कैसा है उस देश में। तो सबसे खराब स्थिति है अफगानिस्तान की। आपने देखा ही कि तालिबान ने कैप्चर किया हुआ है। 167 रैंक है इसकी। उसके बाद म्यांमार है 166 पर, फिर है नॉर्थ कोरिया 165 स्थान है। तो इस तरह से ये पूरी रिपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कनाडा ने किस वजह से 52 साल के इतिहास में पहली बार आपातकाल लागू कर दिया है? मतलब इससे पहले 52 साल पहले आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी। इमरजेंसी किस देश में लगती है? बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नागरिकों के जो बहुत सारे अधिकार हैं वो कट हो जाते हैं। इसका आंसर होगा ट्रकर्स प्रोटेस्ट। ये बहुत बड़ी घटना हो रही है कनाडा के लिए। न्यूज़ आप देख रहे हैं,
कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ये लागू कर दिया है। दरअसल हुआ यह है कि ट्रकर्स का आंदोलन चल रहा है वहाँ पर। कनाडा की राजधानी ओटावा तो ठप हो गई है और कई सारे वहाँ के राज्यों में हालात ख़राब हैं, सड़कें जाम हैं, पुल बंद है। प्रदर्शन और घेराव जो है बहुत दिनों से चल रहा है, जनवरी से चल रहा है। तो अब मैप के थ्रू देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या मामला। तो ये रहा प्यारा भारत अर्थ में, और अब चलते हैं कनाडा की ओर। तो ये रहा कनाडा यहाँ पर, और उसी के नीचे यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यानी अमेरिका, और ये रहा कनाडा। काफ़ी बड़े भूभाग में है ये, और इसकी राजधानी कहाँ है, क्या है, ओटावा, यहाँ पर है राजधानी। ओके, तो 14 फरवरी को इमरजेंसी लागू कर दिया है। किसने? तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने, और इन्हीं के पिता थे पियरे ट्रूडो। तो उन्होंने 1970 में, यानी 52 साल पहले इमरजेंसी लगाई थी। और उस वक्त क्या मामला था? तो क्यूबिक मूवमेंट चल रहा था, उसको लेकर। तो अब सवाल है कि प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं ट्रकर्स? दरअसल कनाडा की केंद्रीय सरकार ने, यानी वहाँ की संघीय सरकार है, उसने कोविड-19 के मद्देनज़र वैक्सीन को मैंडेट कर दिया, यानी अनिवार्य कर दिया। और वैक्सीन अनिवार्य होने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ के जो कैनेडियन लोग हैं वो क्रॉस बॉर्डर जा नहीं पा रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा पा रहे हैं। वैक्सीन होना अनिवार्य है, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, जैसे सर्बियाई जो टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, उनका मामला अभी हाल ही में सामने आया था। उन्होंने वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया था, और उनको ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टूर्नामेंट है उसमें शामिल होने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट कर दिया गया था। काफ़ी विवाद हुआ था। ऐसे ही कनाडा में बहुत सारे ट्रकर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कोविड-19 का वैक्सीन अनिवार्य करने के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि नहीं लेंगे हम। ओके, लेकिन सरकार की ओर से सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वैक्सीन के बिना आप कहीं जा नहीं सकते, दुकान पे सामान नहीं ले सकते, कहीं मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसी के खिलाफ जनवरी 2022 में, यानी इसी साल जनवरी में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, विरोध शुरू हुआ था। और ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से सड़कों पर ट्रकों को जाम कर दिया गया है, रोक दिया गया है। और प्रदर्शनकारी जो हैं अभी 7 फरवरी को ख़ास तौर पे इस महीने कनाडा और यूएसए के बीच में जो एक कॉरिडोर है, ट्रक कॉरिडोर, उसको भी जाम कर दिया। और इनकी मांग है कि कोविड वैक्सीन के मैंडेट को हटाया जाए, यानी कंपलसरी जो किया हुआ है उसको हटाया जाए। ये आप देख रहे हैं वहाँ की संसद है, और ट्रकर्स ने संसद को भी घेर लिया था अभी जनवरी में। और हालात ऐसे गंभीर हो गए थे, इतना ज़्यादा गंभीर हो गया था कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और उनके परिवार के लोगों को सुरक्षा का खतरा हो गया, और उनको अज्ञात स्थान पर ले जाया गया था वहाँ की सिक्योरिटी के द्वारा। तो ये स्थिति हो गई है वहाँ पर कनाडा में। और इन ट्रकर्स प्रोटेस्टर्स जो हैं उनको सपोर्ट कर रहा है कनाडा का विपक्ष, यानी कंजर्वेटिव पार्टी। ओके, और इसके अलावा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे इससे पहले, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी समर्थन किया है। और ये लोग जो ट्रकर्स हैं वो दुनिया भर से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं अपने इस मूवमेंट के लिए। और ये अभियान पूरे जो वहाँ का कनाडा का जो भी राज्य है उन सब जगह फैलता जा रहा है, पूरे कनाडा में फैलता जा रहा है। तो इसके वजह से बहुत सारी स्थिति खराब हुई है, जैसे कनाडा की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा हुआ है, नागरिकों को दिक्कत हो रही है। तो इसलिए इमरजेंसी एक्ट लागू कर दिया गया है वहाँ पर, ऐसा सरकार का कहना है। इसमें होता ये है इमरजेंसी एक्ट में कि सरकार के पास बहुत सारे अधिकार हो जाते हैं, केंद्रीय सरकार के पास। ओके, और गैर कानूनी किसी भी मूवमेंट को, किसी भी आंदोलन को गैर कानूनी करार देने का अधिकार हो जाता है। और पुलिस को काफ़ी शक्ति मिल जाती है किसी के खिलाफ कार्रवाई करने में, और जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बैंकों के खाते को फ्रीज करने का अधिकार मिल जाता है। ओके, तो ये सब स्थिति है वहाँ पर कनाडा में। और अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब को समझना बहुत ज़रूरी था। तो मुझे लगता है कि पूरा मुद्दा आप समझ चुके होंगे आसान भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन योजना के विस्तार करते हुए 5 वर्षों के लिए कितनी रकम देने को मंजूरी दी है?
2025-26 तक इसको विस्तार दे दिया गया है। इसका आंसर होगा 26,275 करोड़ रुपए। ओके, 26,275 करोड़ रुपए। न्यूज़ आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स का। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में इसी महीने 5 साल के लिए बढ़ाने की स्वीकृति दी है। इतना रकम खर्च होगा और ये जो अप्रूवल है वो 2021-22 से बढ़ाकर इसको अब 2025-26 तक कर दिया गया है इस पूरी स्कीम को। तो ये जो इतनी बड़ी रकम है 5 साल में खर्च होगी, तो कहाँ कहाँ पर खर्च की जाएगी? तो आप देखिए 18,839 यानी 18,839 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर राज्य, नक्सल और उग्रवाद, इसके अलावा आतंकवाद प्रभावित जो क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उनकी सुरक्षा के लिए होगा। 4,846 करोड़ रुपए राज्यों की पुलिस बलों के मॉडर्नाइजेशन के लिए खर्च होगा। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हुआ? उनको नए तरह के हथियार देना, नए नए इक्विपमेंट्स देना। ओके, इसके अलावा 2,080 करोड़ रुपए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हाई क्वालिटी फॉरेंसिक साइंस लैब के निर्माण के लिए दिया जाएगा। मतलब अलग अलग राज्यों में फॉरेंसिक साइंस लैब की संख्या बढ़ाई जाने वाली है। 8,689 यानी 8,689 करोड़ रुपए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 6 LWE योजनाओं के लिए दिया गया है और 350 करोड़ रुपया इंडिया रिजर्व बटालियंस और स्पेशलाइज्ड जो इंडियन रिजर्व बटालियंस हैं उनके गठन के लिए दिया गया है। ठीक है, और भी रकम है 50 करोड़ रुपये, वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नारकोटिक्स पर कंट्रोल करने के लिए ये दिया जा रहा है। ठीक है, तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन का काम है और ये कब योजना शुरू हुई थी एक्चुअली? तो 1969 से 70 के बीच में ये शुरू हुई थी। 69-70 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। ओके, और नोडल जो मंत्रालय है वो होम मिनिस्ट्री है। देखिए, वैसे तो जो पुलिस और कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग, ये भारत की संविधान की 8वीं अनुसूचित की जो सूची 2 है उसके अनुसार राज्य का ये क्षेत्र होता है। पुलिस और कानून व्यवस्था मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पूरी तरीके से राज्य सरकार पर होती है। लेकिन उस वक्त देखा गया कुछ साल पहले कि फाइनेंशियली दिक्कतों की वजह से बहुत सारे राज्य हैं जो पुलिस को मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो पीछे रह रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्यों की मदद के लिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस ऐसे में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्यों की मदद के लिए स्कीम लॉन्च की थी और नाम क्या था उसका पूरा? मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स यानी MPF स्कीम। और ये कब शुरू की गई थी? तो 1969 to 70 के बीच में शुरू की गई थी। फोकस क्या है? यही है कि सुरक्षित पुलिस स्टेशन बनाए जाए, प्रशिक्षण केंद्र हो, पुलिस आवास बढ़िया हो, आधुनिक हथियार मिल जाए पुलिस को, कम्युनिकेशन के जो इक्विपमेंट है वो मिल जाए, फॉरेंसिक सेटअप हो। तो इस तरह की चीज़ों के लिए ये किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा फरवरी के दूसरे सोमवार को। ओके, और अभी इस साल कब मनाया गया? तो 14 फरवरी को मनाया गया। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी, तो उसके द्वारा ये दिवस 2015 में शुरू किया गया था। भारत में भी मनाया जाता है। मिर्गी क्या है? मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें दिमाग में असामान्य विद्युत तरंगे पैदा हो जाती हैं। दरअसल हमारा पूरे जो बॉडी है वो जो वर्क करता है वो इलेक्ट्रिक तरंगों की वजह से काम करता है। ब्रेन से वो तरंगे बॉडी के पार्ट्स में जाती हैं और उससे हम एक्टिविटी तुरंत करने लगते हैं। हमें अपना हाथ हिलाना है तो हम हाथ हिलाते हैं। तो ये सब विद्युत तरंगों की वजह से होता है। लेकिन अगर यही विद्युत तरंगे अगर असामान्य हो जाएं तो मिर्गी की स्थिति हो जाती है। बार बार दौरे पड़ने लगते हैं, दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है और शरीर लड़खड़ाने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड 2021 है, तो अभी हाल ही में समारोह हुआ अवार्ड का। तो क्वेश्चन होगा इसमें कि टेस्ट बैटिंग अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को मिला है? आंसर होगा ऋषभ पंत। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं
वो भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और उनको ये अवार्ड वर्ष 2021 में यानी पिछले साल जो ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच हुआ था 89 रन की पारी की थी उन्होंने, उसके लिए दिया गया। और भी कई अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कैप्टन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है केन विलियमसन को, न्यूजीलैंड के कप्तान को। टेस्ट बैटिंग अवार्ड ऋषभ पंत को मिला है, जैसे क्वेश्चन में ही था। टेस्ट बॉलिंग अवार्ड काइल जेमिसन को मिला है। डेब्यू ऑफ द ईयर का मिला है ओली रॉबिन्सन को। ओडीआई बैटिंग अवार्ड मिला है फरक जमान को। ओडीआई बॉलिंग अवार्ड मिला है साकिब महमूद को। T20 बैटिंग अवार्ड मिला है जोस बटलर को और T20 बॉलिंग अवार्ड मिला है, ये है शाहीन आफरीदी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा देवाशीष मित्रा। ठीक है, 2022-23 कार्यकाल के लिए उनको अध्यक्ष चुना गया है और ये नियुक्ति जो है वो 12 फरवरी से लागू हो गई है। इसके अलावा अनिकेत सुनील तलाटी वो जो है उपाध्यक्ष चुने गए हैं। तो ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1949 को। स्वामित्व किसके पास है इसका, किस मंत्रालय के पास? तो कॉर्पोरेट मंत्रालय के पास है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुर्घटनाओं में, सभी तरह की दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मौत हुई है? आंसर होगा 3,74,397। इतने लोगों की मौत हुई है। ये कैसे पता चला? तो ये जो एक्सीडेंट डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2020 रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई है, उसमें ये आंकड़ा जारी किया गया। ओके, तो इसमें से सुसाइड इन इंडिया के बारे में मैंने 2 दिन पहले ही करंट अफेयर्स वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया था। अब बात है एक्सीडेंटल डेथ इन इंडिया के बारे में। ओके, तो NCRB फुल फॉर्म पता ही आपको, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो उसी ने ये रिपोर्ट जारी की है। तो अब देख लेते हैं अलग अलग राज्यों में क्या क्या हालात हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंटल डेथ हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है 15.4%। उसके बाद स्थान आता है मध्य प्रदेश का 10.8% है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश का, ये 8.5% है। फिर आता है कर्नाटका का 6.5%। उसके बाद है राजस्थान 6%। फिर गुजरात है 5.6%। उसका छत्तीसगढ़ है 5.4%। फिर उड़ीसा है 5%। उसके बाद है तमिलनाडु 4.9% और फिर वेस्ट बंगाल है 4%। बाकी जो राज्य हैं वो 28.1% में ये हैं। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि अलग अलग तरह के दुर्घटनाओं में कितने लोगों की डेथ हुई है। तो टोटल जो डेथ हुई है दुर्घटनाओं में, उनमें से 39.1% लोगों की डेथ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुए हैं। ट्रैफिक एक्सीडेंट का मतलब हर तरह के, रोड एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी एक्सीडेंट हो उसकी वजह से। उसका बाद स्थान है सडन डेथ, अचानक डेथ हो गई, हार्ट अटैक आ गया वगैरह वगैरह, तो 13.3% ऐसे लोग हैं। डूबने की वजह से डेथ हुई है 9.9% लोगों की, पॉइजनिंग से 5.9% की, बाकी इसी तरह का आंकड़ा है। ओके, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में ट्रैफिक दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मौत हुई है? आप सोच रहे होंगे 2020 की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट 2020 की अभी हाल ही में जारी की गई है NCRB के द्वारा। तो यहाँ पर ट्रैफिक दुर्घटनाओं की बात हो रही है। टोटल कितने लोगों की मौत हुई है? 1,46,354। इस रिपोर्ट के अनुसार मैं ये बात बता रहा हूँ। तो किस तरह के ट्रैफिक एक्सीडेंट 2020 में हुए? तो रोड एक्सीडेंट में 1,33,201 लोगों की मौत हुई है। रेलवे एक्सीडेंट में 11,968 लोगों की मौत हुई और रेलवे क्रॉसिंग के एक्सीडेंट में 1,185 लोगों की डेथ हुई है। और अब जो ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए हैं वो किस किस कैटेगरी में कितने हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर एक्सीडेंट हुए हैं 43.6%, मतलब कि जो 2 पहिया वाहन है उसकी वजह से, उस पर जो चलने वाले लोग हैं उनका एक्सीडेंट हुआ, उससे डेथ हुई है। उसके बाद स्थान आता है कार का 13.2%, फिर ट्रक लॉरी का स्थान है, फिर रिक्शा का स्थान है। ओके, और अब जो मैंने आपसे सवाल किया था उसके जवाब का वक्त आ गया। आपसे मैंने सवाल किया था कि UGC
कि नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा एम जगदीश कुमार। ओके, एम जगदीश कुमार, इनको चेयरमैन बनाया गया है अभी हाल में। ठीक है, 4 फरवरी को उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और 5 साल तक वो चेयरमैन रहेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा करंट अफेयर्स जरूर बताना, और मेंबरशिप प्लान आप जरूर देख लेना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।